हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 उपसार संयोजन यौगिक या संकर या जटिल यौगिक मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। पिछले चैप्टर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ाया गया था एक प्रॉपर्टी कि डी ब्लॉक यौगिक जो हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स उपसार संयोजन यौगिक या संकर यौगिक या जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके परमाणु आकार छोटा होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं तथा उच्च ध्रुवण क्षमता होती है, इसलिए जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसार यौगिक बनाते हैं। अब हम इस चैप्टर में केवल उपसार संयोजन यौगिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते रहिए कि उपसार संयोजन यौगिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, और इस लेसन में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो टॉपिक से आते हैं मुख्य रूप से। एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीएससी और दूसरी संयोजकता आबंध सिद्धांत वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है मुख्य रूप से जो है। तो स्टूडेंट उपसार संयोजन यौगिक या संकर या जटिल यौगिक जो होते हैं ये एक प्रकार के लवण होते हैं। हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा लवण कैसे बनते हैं। जब अम्ल और क्षार, सामान्यतः अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं लवण बनते हैं, वो सामान्य लवण होते हैं या सरल लवण होते हैं। लेकिन जो जटिल लवण बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जब हम दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को आपस में मिला देते हैं तो वहाँ पर जटिल लवणों का निर्माण होता है। तो जटिल लवण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो जटिल लवण है वो है दिक् लवण। दिक् लवण, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट दिक् लवण ऐसे लवण होते हैं जो दो या दो से अधिक सामान्य लवणों के संयोग से बनते हैं। दो या दो से अधिक सामान्य लवणों के निश्चित अनुपात में जब संयोग किया जाता है, निश्चित क्या होगा, निश्चित अनुपात। दो या दो से अधिक सामान्य लवणों के, दो या दो से अधिक सामान्य लवणों के निश्चित अनुपात में संयोग जब होता है, संयोग द्वारा दिक् लवण का निर्माण होता है। जैसे हम लोग देखते हैं फिटकरी, पहला उदाहरण हो गया फिटकरी। फिटकरी एक दिक् लवण है। कैसे बनता है, पोटेशियम सल्फेट एक सामान्य लवण है, एल्युमिनियम सल्फेट एक सामान्य लवण है, Al2SO4 का होल थ्राइस। इनको दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर इनका जब क्रिस्टलन किया जाता है तो क्रिस्टलन करने पर ये लवण बन जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये फिटकरी हो गई। क्या हो गई, फिटकरी। ठीक है। दूसरा है मोहर साल्ट, मोहर लवण। मोहर लवण भी इसी प्रकार से बनता है। फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, दोनों की समरूप मात्राओं को जल में घोलकर क्रिस्टलन करा दिया जाएगा तो जो लवण बनेगा वो FeSO4 SO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये बोला जाएगा मोहर लवण। मोहर साल्ट या मोहर लवण बोला जाएगा। ठीक है। तो दिक् लवण का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक समान लवणों को आपस में मिला दिया गया तो जो प्राप्त लवण होगा उसे हम डबल सॉल्ट या दिक् लवण कहते हैं। दिक् लवण की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रिस्टल या ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। यह लवण केवल क्रिस्टल या ठोस अवस्था में स्थायी, मतलब जब तक ठोस में तब तक फिटकरी है, जब तक ठोस तब तक मोहर लवण है। तो क्रिस्टल या ठोस अवस्था में स्थायी व अपनी पहचान बनाए रखते हैं, योर आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं।
बट लेकिन जलीय विलयन जैसे ही जलीय विलयन बनाया जाएगा, तो जलीय विलयन में देखा गया या गलित अवस्था में ले गया, तो जलीय विलयन या गलित अवस्था में ये उन आयनों में टूट जाते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं। जैसे फिटकरी है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, तो K2SO4 उन आयनों में टूट जाएगा जिनसे मिलकर बना होगा। Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O है, तो टूट जाएगा 2K प्लस 2Al3 प्लस और SO4 3 1 4 4SO4 2 माइनस प्लस 24H2O। ठीक है। तो लेकिन जलीय विलयन में क्या होंगे, जलीय विलयन में यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाने के कारण अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको खो देते हैं, पहचान खो देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा उदाहरण के रूप में फिटकरी जो है, फिटकरी एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन का परीक्षण देती है। अभी फिटकरी का परीक्षण नहीं देगी, है ना स्टूडेंट्स। परीक्षण देगी पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना है कि दिग लवण एक ऐसे लवण होते हैं जो क्रिस्टल अवस्था या ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, और जैसे ही इनको जलीय विलयन में घोला जाएगा तो ये जिन आयनों से मिलकर बने होंगे उन आयनों में टूट जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस 6H2 है, मोर साल्ट है। तो मोर साल्ट भी क्या होगा, जैसे ही जल को एक्वस सॉल्यूशन में ले जाएंगे, मतलब जल में इसको घोलेंगे, तो तुरंत ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा और उन आयनों में ब्रेक हो जाएगा जिनसे मिलकर बना हुआ है। तो ये Fe आयन बन जाएंगे, यहाँ पर Fe2 प्लस आयन बनेंगे, NH4 प्लस आयन बनेंगे और SO4 के दो आयन बनेंगे, SO4 H2SO4 माइनस 2 और प्लस 6H2 तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही जल में घोला गया तो अब ये मोर लवण का टेस्ट नहीं देगा, अब ये Fe आयन का टेस्ट देगा, NH4 प्लस आयन टेस्ट देगा, सल्फेट आयन टेस्ट देगा। वैसे फिटकरी जो होगा पोटेशियम आयन टेस्ट देगा, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन टेस्ट देगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सीखा कि दिक लवण एक ऐसे लवण होते हैं जो बनते तो सामान्य लवणों से हैं, निश्चित अनुपात में उनके क्रिस्टलन निश्चित अनुपात में उनके क्रिस्टलन द्वारा जो है, लेकिन ये सिर्फ ठोस अवस्था में ही स्थायी होते हैं। जैसे इनको विलयन की अवस्था में ले गए तो अपने आयनों में विलीन हो जाते हैं। ये होते हैं दिक लवण। ठीक है, डबल सॉल्ट। लेकिन हमें इनके बारे में स्टडी नहीं करनी है हमें पढ़ना है उपसार संयोजन या संकर या जटिल यौगिक। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने दिक लवण डबल सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं उपसार संयोजन या संकर या जटिल यौगिक, मीन्स कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसकी हम पहले ओल्ड डेफिनेशन स्टडी करेंगे, फिर हम लोग जो वार्नर द्वारा दी गई डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए उपसार संयोजन या पहले इनका जो नाम था संकर या जटिल यौगिक, या संकर लवण बोलते थे। तो संकर लवण क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त वह यौगिक जो ठोस या क्रिस्टल अवस्था तथा जलीय
विलयन, जलीय विलयन दोनों में अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं। मतलब बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या संकर यौगिक उन्हें बोलते थे कि ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में हो और चाहे उनको जल में घोल दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में अपना स्टेबिलिटी, अपनी पहचान बनाए रखते थे, अपना स्थायित्व व पहचान बनाए रखते थे, पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है, जबकि दिक् लवण में क्या था कि ठोस अवस्था में तो स्टेबल होते हैं, क्रिस्टल या ठोस अवस्था में, जैसे इनको जल में घोला गया तो अपने जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं उन आयनों में ही क्या हो जाते हैं, उन आयनों में ही ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन या संकर यौगिक में ऐसा नहीं होता है कि ये यौगिक जो होते हैं, ये यौगिक चाहे ठोस अवस्था हो चाहे जलीय विलयन हो, दोनों अवस्था में अपना आइडेंटिटी और अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं। इसलिए इनका नाम दिया गया संकर यौगिक या जटिल यौगिक या जटिल संकर लवण भी बोलते हैं। पुराना नाम को संकर लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोला जाता था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, संकर यौगिक भी बोला जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं FeSO4 प्लस पोटेशियम साइनाइड KCl, रिएक्शन हुई FeCN का होल ट्वाइस प्लस K2SO4, FeCN का होल ट्वाइस की 4 KCN से रिएक्शन हुई और बन गया K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6। अब इसको अगर आयनाइज करेंगे, K4 FeCN का होल 6 को आयनाइज करेंगे तो ये जिन आयनों से मिलकर बना है उन आयनों में ब्रेक नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाएगा, लेकिन ये संकर आयन बनाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। मतलब यहाँ पर Fe आयन CN आयन अलग अलग ब्रेक नहीं हुए। तो ये जलीय विलयन में भी ये अपना स्थायित्व बनाए रखे, अपनी पहचान बनाए रखा, इस आयन ने अपना स्थायित्व बनाए रखा। इसलिए ये लवण जो होते हैं दिक् लवण से भिन्न होते हैं और इनकी हम मुख्य रूप से स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसकी न्यू परिभाषा जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो नई परिभाषा है वो इस प्रकार से दी गई है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसार संयोजन यौगिक होते क्या हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है उपसार संयोजन। उपसार संयोजन जो होता है एक बॉन्ड होता है। 11 में पढ़ाया गया होगा कि बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजी, साथ संयोजी, उपसार संयोजी। उपसार संयोजी बंध क्या होता है कि जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएंगे। जब किसी एक परमाणु द्वारा साझे का बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो वहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे उपसार संयोजन बंध बोलते हैं। तो यहाँ पर CN क्या कर रहा है, CN इस Fe परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो Fe क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु बोले जाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम बोले जाते हैं। इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में अणु या आयन चारों ओर इसके निश्चित संख्या में परिबद्ध होते हैं और ये अणु या आयन केंद्र धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं तथा उपसार संयोजक बंध द्वारा इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं तथा उपसार संयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलेंगे। इसके चारों ओर निश्चित संख्या में क्या हुए, परमाणु या अणु या आयन निश्चित संख्या में परिबद्ध हो गए। ठीक है, जिन्हें हम लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब जब निश्चित संख्या में जब परिबद्ध हुए तो किस प्रकार से परिबद्ध हुए, उपसार संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े। केंद्र धातु परमाणु से लिगेंड्स स्थायी रूप से उपसार संयोजक बंध द्वारा जुड़ गए, स्थायी रूप से उपसार संयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। यहाँ पर लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कार्य करता है और ये जो केंद्र धातु परमाणु आयन होता है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करता है। तो ये होते हैं लुईस अम्ल होते हैं, ये लुईस क्षार हो जाता है एक तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर जो यौगिक बनता है उसे हम उपसार संयोजन यौगिक बोलेंगे। जैसे यहाँ FeCN6 है तो यहाँ पर Fe क्या करेगा, Fe जो आयन होगा ये आयन यहाँ पर अपने चारों ओर
Cn माइनस आयनों से इस प्रकार से परिबद्ध हो जाएगा। और इस Cn माइनस आयन जो होंगे ये यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे और उपसात संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। जब उपसात संयोजक बंध द्वारा इस प्रकार से Cn माइनस आयन जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर जो यौगिक होगा वो उपसात संयोजन यौगिक बन जाएगा। ये उपसात संयोजन यौगिक बन गया। ठीक है, तो उपसात संयोजन यौगिक के बनने में क्या हुआ कि जो मध्य में केंद्रीय धातु परमाणु है, जब सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से निश्चित संख्या में परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन उपसह संयोजक बंध द्वारा स्थायी रूप से परिबद्ध हो जाते हैं, तो प्राप्त यौगिक उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, यही हमने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है, इस केंद्र धातु परमाणु जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं मेनली, तो केंद्र धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में परमाणु, अणु या आयन, जिन्हें हम लिगेंड्स भी कह सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन या लिगेंड उपसात संयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, स्थायी रूप से परिबद्ध हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो प्राप्त यौगिक होते हैं उन प्राप्त यौगिकों को हम एक क्या कह सकते हैं, उपसात संयोजन यौगिक कहते हैं। उपसात संयोजन यौगिक को सबसे पहले विस्तार से जो अध्ययन करने वाले रसायनज्ञ थे उनका नाम था वार्नर। वार्नर द्वारा सबसे पहले उपसात संयोजन यौगिकों का विस्तार से अध्ययन किया गया और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसलिए फादर ऑफ कह सकते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसात संयोजन यौगिक जो होता है, उपसात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसात संयोजन यौगिक, वार्नर को ही बोला जाता है ना। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वार्नर को बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनकी रसायन, इनकी केमिस्ट्री को समझाने के लिए जो है विस्तार से स्टडी की थी जो है। ठीक है, अब उपसात संयोजन रसायन क्या होती है कि उपसात संयोजन रसायन, उपसात संयोजन रसायन, उपसात संयोजन रसायन का मतलब होती है कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसात संयोजन यौगिकों का अध्ययन करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से, किसका अंतर्गत मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं, उपसात संयोजन यौगिक का। किसका अध्ययन करते हैं, उपसात संयोजन यौगिक का अध्ययन करते हैं। मतलब वो रसायन विज्ञान की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत स्टडी करते हैं उपसात संयोजन यौगिकों का अध्ययन किया था, उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में मुख्य रूप से उपसात संयोजन यौगिक या संकर यौगिक, जटिल यौगिक के नाम से इनको जानते हैं। उन्हीं के बारे में हम विस्तार से इस लेसन में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मेनली ये सीखा कि इनको उपसात संयोजन यौगिक ही नाम क्यों दिया गया। तो वार्नर ने जब देखा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है और इनके चारों ओर जो परिबद्ध जो परमाणु, अणु या आयन होते हैं या लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड्स जो होते हैं उपसात संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, उपसात संयोजक बंध, ये एक और बना लेते हैं, उपसात संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो चूंकि लिगेंड्स जो होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपसात संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इनका नाम दिया उपसात संयोजन यौगिक। और इन यौगिकों के निर्माण में दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं,
उसका रीजन में बताया डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनका परमाणु आकार छोटा होता है और मेनली इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, ध्रुवण क्षमता में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट यूज किए जाते हैं। ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु अणु आयन होते हैं, ये ऐसे परमाणु अणु आयन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं केंद्रहस्त परमाणु को, तो इसलिए इनको लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं एक तरफ से, इसलिए इनको लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब केंद्रहस्त परमाणु आयन से निश्चित संख्या में परमाणु अणु आयन उपसंयोजक बंधन द्वारा स्थायी रूप से परिबद्ध हो जाते हैं तो प्राप्त यौगिक जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टडी करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और जो डबल सॉल्ट हैं दिक लवण में, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टडी करेंगे, पूछा जाता है पेपर। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दिक लवण और संकर लवण या उपसंयोजन यौगिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों ही लवण होते हैं। संकर लवण ये भी समान लवणों से बने होते हैं, दिक लवण भी समान लवणों से बने होते हैं और संकर लवण भी समान लवणों से बने होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखिए अभी हमने डिफिनीशन लिखी थी, उस डिफिनीशन से ही हमें डिफरेंस मिल जाएगा। बताया था कि जो संकर दिक लवण जो होते हैं, दिक लवण जो होते हैं ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, है ना। लेकिन विलयन में यह अपनी पहचान खो देते हैं, यह अपनी पहचान आइडेंटिटी जो होते हैं खो देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि ये सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन दोनों अपनी पहचान बनाए रखते हैं। दोनों अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि जो दिक लवण होते हैं इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में ले गए, जलीय विलयन में ले गए, तो ये अपने अवयवी आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, या अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें ऐसा नहीं था, वहाँ पर क्या था कि ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित होते हैं, ये संकर आयन बनाते हैं। यह उपसंयोजन या संकर आयन में वियोजित होते हैं, ठीक है, तभी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, है ना। यहाँ पर जिन आयनों से मिलकर बने थे उन्हीं आयनों में ब्रेक हो गए, या मुख्यतः वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं और इनमें वैद्युत संयोजक बंद होता है, वैद्युत संयोजी बंद होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यह उपसंयोजक यौगिक होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, केंद्र परमाणु और लिगेंड के मध्य जो बंद होता है वो उपसंयोजक बंद होता है, उपसंयोजक यौगिक होते हैं और इनमें उपसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लें कि इनमें जो बॉन्ड होता है वो उपसंयोजक बंध पाया जाता है।
तो ये इनमें डिफरेंस है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, पेपर में आता रहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत से कुछ टर्म्स प्रयोग किए जाते हैं, उन टर्म्स के बारे में। उपसार संयोजन रसायन में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्दावली या टर्म्स होती हैं, जैसे अभी हमने कुछ नाम लिया था लिगेंड्स या केंद्रार्थ परमाणु, तो क्या होते हैं इनको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो पहला है, नंबर 1 है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है कि जैसे ये यौगिक है FeCN का होल 6 4-, तो इस उपसार संयोजन आयन या यौगिक है, ये आयन हो गया, इसी प्रकार से यौगिक होगा तो K4FeCN6। ठीक है, तो किसी भी उपसार संयोजन आयन या यौगिक में वो परमाणु या आयन जिससे अन्य परमाणु अणु या आयन उपसार संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उस परमाणु या अणु जिससे उपसार संयोजक बंध द्वारा अन्य परमाणु या आयन जुड़े होंगे उसे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम और आयन हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन हो गया। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो बहुत ही सरल है कि उपसार संयोजन यौगिक में, उपसार संयोजन यौगिक में वह परमाणु या आयन जिससे अन्य परमाणु अणु या आयन उपसह संयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं, परिबद्ध होते हैं। ठीक है, उन्हें बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय परमाणु या आयन बोलेंगे। केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6 में Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु क्या है, केंद्रीय धातु आयन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है कि कोई भी उपसार संयोजन यौगिक है, उस यौगिक में वो परमाणु जिससे अन्य परमाणु, जैसे यहाँ पर Fe से अन्य परमाणु मतलब CN, अन्य परमाणु क्या होते हैं, उपसार संयोजक बंध द्वारा परिबद्ध हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, तो उस आयन को ही हम बोलेंगे या उस परमाणु को बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि IPSC नाम से अगर सीखना है तो लिगेंड्स के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। तो लिगेंड्स क्या होते हैं कि उपसार संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से परिबद्ध निश्चित संख्या में ऐसे परमाणु या अणु जो निश्चित ज्यामिति बना लेते हैं, ठीक है, निश्चित ज्यामिति के साथ परिबद्ध होते हैं, तो ऐसे परमाणु आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं या उपसार संयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं, किसको दान करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो ऐसे परमाणु अणु आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं, ठीक है, और उपसार संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, तथा एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, तो ऐसे परमाणु या अणु या आयन को हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 जुड़े हुए हैं तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफल की होगी। तो अलग अलग प्रकार की ज्यामिति होती है, ज्यामिति भी हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बहुफलक में जो है, ठीक है, या बहुभुज में जो है। तो कह सकते हैं कि उपसार संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे परिबद्ध वह अणु, परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु आयन जो
इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं तथा उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। ठीक है, मतलब लिगेंड्स उन्हें बोलेंगे कि जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होगा और उसके चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर, परमाणु या आयन के चारों ओर, चारों ओर परिबद्ध, चारों ओर परिबद्ध वह परमाणु, परिबद्ध वह परमाणु अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं तथा उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक निश्चित ज्यामिति बना लेते हैं। तो ऐसे परमाणु या अणु या आयन को हम क्या बोलेंगे? लिगेंड कहेंगे। ठीक है, जैसे K4 FeCN का होल 6, CN का होल 6 में Cn माइनस लिगेंड्स हैं। हमने लिखा CONH3 का होल 6 3+ में NH3 लिगेंड्स हैं। क्या होंगे? ये लिगेंड्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स, इनको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए क्योंकि ये बेस है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अगर आप लोगों को सेंट्रल मेटल एटम ही नहीं पता होगा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उपसंयोजन संख्या क्या होती है, तो आगे आने वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब चैप्टर चालू होगा जिसमें हम लोग IPSC पढ़ेंगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए ये समझ लीजिए एक तरफ से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेस है जो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में, या एक तरफ से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। अगर इंट्रोडक्शन ही सही से नहीं समझ में आएगा तो आगे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाले हैं। इसलिए फर्नीचर प्रोडक्टों ध्यानपूर्वक समझ लीजिए इस टॉपिक को जो है, तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लिगेंड्स से रिलेटेड और IPSC नाम से रिलेटेड, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स के बारे में। अब हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन या सामान्यमय संख्या क्या होती, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा ही हम लोग स्टडी करेंगे। K4 FeCN6 ये एक उपसह संयोजन यौगिक है। तो इस उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितने निश्चित संख्या में लिगेंड्स उपसह संयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, जितने भी लिगेंड्स निश्चित संख्या में जुड़े हुए हैं, उनकी जो संख्या है, कितनी संख्या है? 6 है। तो जो संख्या होगी वो संख्या ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानी जाएगी। तो कह सकते हैं कि उपसह संयोजन यौगिक में, उपसह संयोजन जो यौगिक होगा, इस यौगिक में लिगेंड्स की निश्चित संख्या, लिगेंड्स की केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड्स की निश्चित संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से निश्चित संख्या में परिबद्ध किसकी संख्या? लिगेंड्स की संख्या, लिगेंड्स की संख्या को। तो ये तो बहुत आसानी से याद होने वाला है कि जितने भी लिगेंड्स होंगे, कोई भी यौगिक में जितने भी लिगेंड्स होंगे, उन लिगेंड्स की जितनी भी संख्या होगी वो संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी?
कोऑर्डिनेशन नंबर उपसार संयोजन संख्या। तो उपसार संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से निश्चित संख्या में परिबद्ध लिगेंड की संख्या को क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उपसार संयोजन संख्या कहते हैं, उपसार संयोजन संख्या कहेंगे। जैसे K4FeCN का होल 6 में कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वो हो गया 6, है ना। हमने एक एग्जांपल लिखा NiCO का होल 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा 4, है ना। AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2। तो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु से जितनी संख्या में निश्चित संख्या में लिगेंड्स जुड़े होते हैं उन लिगेंड्स की संख्या, वही लिखा है कि निश्चित संख्या में परिबद्ध लिगेंड की जो संख्या होगी उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उपसार संयोजन मंडल नंबर 4, उपसार संयोजन मंडल या समन्वय मंडल क्या होता है कि जब हम उपसार संयोजन यौगिक बनाते हैं, जैसे हमने ये उपसार संयोजन यौगिक बनाया, तो उपसार संयोजन यौगिक बनाने में 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण रोल है, वो है केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। दूसरा क्या है लिगेंड, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट या वो कह सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, उपसार संयोजन मंडल प्राप्त हो जाता है। उपसार संयोजन यौगिक में उपसार संयोजन यौगिक में हमने क्या किया, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन सेंट्रल मेटल एटम और आयन को कहाँ रखा, आयन को सेंट्रल मेटल एटम व आयन तथा लिगेंड्स को बड़े कोष्ठक में रखने पर, कहाँ रखने पर, बड़े कोष्ठक में रखने पर उपसार संयोजन मंडल प्राप्त हो जाता है। उपसार संयोजन मंडल प्राप्त होगा। तो ये हो गया तुम्हारा उपसार संयोजन मंडल। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी है लिगेंड और मेटल, ये लिगेंड हो गया और ये मेटल हो गई, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, उपसार संयोजन मंडल बना देंगे। अब आते हैं अगला है समन्वय या नंबर 5 समन्वय या उपसार संयोजन पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है कि उपसार संयोजन यौगिक में हमने क्या किया, ये उपसार संयोजन यौगिक है, इसमें निश्चित संख्या में जब लिगेंड परिबद्ध होते हैं तो एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, तो उस ज्यामिति को ही बोलते हैं उपसार संयोजन बहुफलक या पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। उपसार संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से निश्चित संख्या में लिगेंड की त्रिविम ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है। उपसार संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से निश्चित संख्या में लिगेंड की त्रिविम या ज्यामितीय व्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे, उपसार संयोजन बहुफलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे निश्चित जो ज्यामिति बनेगी वो ज्यामिति अलग अलग प्रकार की होती है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं बहुफलक या ज्यामिति कैसे बनती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उपसार संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में, जिनमें हमने बहुफलक के बारे में पढ़ा, उपसार संयोजन बहुफलक। तो उपसार संयोजन बहुफलक
क्या होता है, इसे बहुभुज के नाम से भी जाना जाता है। बहुभुज या बहुफलक क्या होता है कि जब केंद्रक परमाणु से एक निश्चित संख्या में लिगेंड्स जुड़ जाते हैं, तो लिगेंड्स जब जुड़ते हैं तो एक निश्चित ज्यामिति बन जाती है। जैसे यहाँ पर ये मेटल है, अब इस मेटल से 2 लिगेंड्स जुड़ गए, ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुफलक बन गया। यहाँ पर इस बहुफलक में क्या है, एक मेटल या एटम से 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो बहुफलक होगा इसे हम बोलेंगे, इसकी आकृति जो होगी वो रेखी होगी, लाइनियर। इसका जो शेप होगा वो लाइनियर होगा। अगर यहाँ पर हम 3 जोड़ दें इस प्रकार से, तो 3 जब जुड़ते हैं तो ट्राइगोनल बन जाएगा, त्रिकोणी ट्राइगोनल शेप होगा। 4 जुड़ने की 2 कंडीशन होती हैं, एक तो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में जुड़ सकते हैं, दूसरा स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर ये 4 हैं तो इस प्रकार से जोड़ देंगे अगर, तो चतुष्फलकी। अगर 4 को हम स्क्वायर प्लेनर के रूप में जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे 1 2 3 4, तो इसे बोलेंगे वर्ग समतली। और फाइनल है, अगर हम 6 जोड़ दें इस प्रकार से, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी बोला जाएगा। एक इस प्रकार से इसको बोलेंगे अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल। ये है स्क्वायर प्लेनर। तो जो बहुभुज या बहुफलक जो होते हैं वो ज्यामिति होती है, वो ज्यामिति जो होती है वो लिगेंड्स की संख्या पर निर्भर करती है। अगर 2 लिगेंड हैं तो रेखीय आकृति बनेगी, 3 होंगे त्रिकोणी बनेगी। 4 की 2 कंडीशन है, चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल जिसे कह सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल बन सकती है चतुष्फलकी, या स्क्वायर प्लेनर के रूप में हो सकती है। ये जो चतुष्फलकी और वर्ग समतली होती है, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, ये लिगेंड्स के नेचर पर डिपेंड करती है। जब हम लोग वीवीटी थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि किस प्रकार से टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगी। और 6 लिगेंड जब जुड़ते हैं तो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी आकृति होती है। तो ये बहुफलक हो गए। लास्ट टर्म्स जो है हम डिस्कस करेंगे केंद्र धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। देखिए हम स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के अंतर्गत, जिसमें एक टर्म है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। इसको ध्यानपूर्वक समझ लें, इसको अगर नहीं समझ में आएगी तो हम लोग IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो IPSC पढ़ने वाले हैं वो IPSC भी नहीं समझ में आएगी, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि IPSC नाम जब लिखे जाते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या अवश्य लिखी जाती है। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना नहीं पता होगा तो आप लोग IPSC नहीं लिख सकते हैं सही। तो देखिए क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या, कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है, उस परमाणु से लिगेंड के जुड़ने के बाद उस पर उपस्थित शुद्ध आवेश जो होगा, जितना भी आवेश होगा, उस आवेश को ही यहाँ पर बोला जाता है ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगेंड के जुड़ने के बाद उस पर उपस्थित शुद्ध आवेश को ऑक्सीकरण संख्या के नाम से जानेंगे। जैसे यहाँ पर K4 Fe CN6 4 माइनस में Fe के शुद्ध आवेश निकालना है तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या x कर लेंगे, जिसकी निकालनी होगी। Cn की पता होना चाहिए लिगेंड की, Cn-1 होता है, इंटू 6 बराबर -4 हो गया। तो ये आ जाएगा x - 6 बराबर -4। ये स्टूडेंट समझ लीजिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकल रही है। Cn एक ऋणात्मक लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। Cn 6 है तो Cn -1 × 6 हो जाएगा, -6। ऊपर चार्ज -4 है तो -4 हो जाएगा।
तो x इक्वल टू -4 + 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2। मतलब इसके ऊपर एफ ही के ऊपर जो होगा +2 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाएगी। जैसे हमने कंपाउंड लिखा NiCO का होल 4, Ni की निकालनी, तो Ni की x हो गई, CO की 0 होती है, 4 CO है तो 0 × 4 हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 हो गया, तो x बराबर आ गया 0। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। हमने लिखा CO NH3 का होल 6 Cl3, NH3 का होल 6 Cl3, तो CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो x हो गई प्लस NH3 की 0 होती है, 0 × 6 हो गई, Cl की -1 और Cl है कितने 3 हो गए, बराबर 0 हो गया, तो x 0 6 0 हो जाएगा, -3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा +3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स बुक्स में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए गए हैं, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर CrNH3 का होल 6 Cl3। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे, तो जैसे ये निकाली गई है CO की, उसी प्रकार से यहाँ पर Cr की निकलेगी। हमने लिखा यहाँ पर AgCN का होल 2 इस प्लस, तो Ag की निकालनी है तो Ag की x कर लेंगे, Cn की -1 कर लेंगे। अब Cn 2 है तो -1 × 2 बराबर +1। अगर ऊपर चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर माइनस का चार्ज है ना, यहाँ पर प्लस का चार्ज है, तो जितना चार्ज होगा ऊपर लिख लिया जाएगा। जैसे Ag पर प्लस चार्ज है तो Ag की x हो गई, Cn की -1 हो गई, -1 × 2 बराबर +1, तो x -2 बराबर +1, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर -1 होगा, तो ये -1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 2, x बराबर आ जाएगा हमारा +1। तो इस प्रकार से जितना भी आवेश ऊपर होगा माइनस में या प्लस में, वो ऊपर बराबर में चला जाएगा। अगर उदासीन है, जैसे ये उदासीन यौगिक है, ये उदासीन है, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, बराबर 0 रहेगा। अगर माइनस है तो बराबर में माइनस रहेगा, अगर माइनस या प्लस होगा तो बराबर में प्लस रहेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालने की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोगों ने मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं उपसा संयोजन यौगिक, और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में डिस्कस की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।